सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम एक बहुत ही प्यारी और देशभक्ति से भरी कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता का शीर्षक है मातृभूमि, जिसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए साथ मिलकर इस कविता की खूबसूरती को समझते हैं। तो तैयार हैं सब? चलिए इस कविता के साथ हम अपनी मातृभूमि के एक खूबसूरत सफर पर निकलते हैं, जहां हम इसके गौरवशाली इतिहास और इसकी सुंदरता को महसूस करेंगे। तो देखिए, आज हम इस कविता को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम कवि और कविता को जानेंगे। फिर हम मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाएंगे। उसके बाद भारत की महान विरासत पर बात करेंगे। फिर जन्मभूमि के भावनात्मक महत्व को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम कुछ अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना तो बनता है कि आखिर ये इतनी शक्तिशाली कविता लिखी किसने है ना? तो चलिए मिलते हैं महान कवि सोहनलाल द्विवेदी जी से। देखिए, सोहनलाल द्विवेदी जी का समय वो था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस दौर में उन्होंने अपनी कलम को ही अपनी ताकत बना लिया। अपनी कविताओं से वो लोगों में देशभक्ति की आग जगाते थे और देश के प्रति गर्व महसूस करवाते थे। और पता है, उनकी कविताओं का सबसे पसंदीदा विषय क्या था? देशभक्ति। वो भारत के मान सम्मान के गीत गाते थे। उनकी एक बहुत मशहूर कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुझे यकीन है आप सबने जरूर सुनी होगी। तो कवि के बारे में तो हमने जान लिया। अब चलिए उनकी नज़रों से देखते हैं कि हमारी मातृभूमि असल में कितनी सुंदर है। कविता की शुरुआत ही होती है भारत के मुकुट यानी हमारे हिमालय से। सोचिए, कितना ऊंचा खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा हो। और उसके पैरों के पास विशाल सागर, जिसे कवि सिंधु कहते हैं, वो झूम रहा है। हाँ, तो यहाँ ये जो सिंधु शब्द है, इसका मतलब हिंद महासागर से है। आप भारत के नक्शे में देखते हैं ना, दक्षिण में जो विशाल समंदर है, ये वही है। पहाड़ों और सागर के बाद अब बात आती है हमारी नदियों की। गंगा, यमुना, त्रिवेणी का संगम। कवि कहते हैं कि इनकी लहरें ऐसी हैं मानो हर कदम पर एक अनोखी जगमगाती हुई सुंदरता बिखेर रही हों। लेकिन एक मिनट, यहाँ कुछ ध्यान दिया आपने? कवि ने यमुना नहीं यमुन लिखा है। ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? कोई अंदाजा? अच्छा, तो इसे कहते हैं काव्यात्मक स्वतंत्रता। मतलब कवि अपनी कविता की लय, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए कभी-कभी शब्दों के रूप को थोड़ा सा बदल देते हैं। यमुना की जगह यमुन कहने से कविता की धुन और अच्छी लगती है। कविता में एक और खूबसूरत जिक्र है मलय पवन का। ये दक्षिण भारत के मलय पर्वतों से आने वाली ठंडी खुशबूदार हवा है। ऐसा लगता है जैसे ये हवा हमारे तन मन को छूकर उसे और पवित्र कर देती है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब हम भारत की उस विरासत के बारे में जानेंगे जो इसे महान बनाती है। वो महान लोग जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। कवि हमें याद दिलाते हैं कि ये वही पवित्र भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यानी रघुपति ने जन्म लिया था, और यहीं पर माता सीता भी जन्मी थीं। और ये वही धरती है जहां श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मीठी धुन से सबको मोह लिया था और दुनिया को गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। और फिर यहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने पूरी दुनिया को दया और करुणा का पाठ पढ़ाया और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया जो आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो अब आते हैं कविता के दिल पर, जहां हम ये समझेंगे कि कवि इस जमीन के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कितना गहरा मतलब है। देखिए, कवि ने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, जन्मभूमि और मातृभूमि। जन्मभूमि तो वो हुई जहां हमारा जन्म हुआ, लेकिन मातृभूमि ये वो धरती है जो एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखती है, हमें अन्न देती है, जल देती है। तो ये सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारी माँ है। यही फर्क है। तो चलिए, अब तक हमने कविता को अच्छे से समझ लिया है। अब थोड़ा अभ्यास हो जाए, देखते हैं हमें कितना याद रहा। तो ये रहा पहला सवाल, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? आपके ऑप्शन है चरण, हिमालय, वंशी या सिंधु। सोचिए, याद कीजिए पहली कुछ पंक्तियां। बिल्कुल सही, सही जवाब है सिंधु। याद है ना, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। चलिए अब एक मजेदार मिलान करते हैं।
एक तरफ कविता के शब्द हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ। देखते हैं कौन सही सही जोड़ पाता है। अब एक और मिलान। यहाँ आपको कविता की पंक्तियों को उनके मतलब से मिलाना है। इससे हम समझेंगे कि कवि इन लाइनों से असल में क्या कहना चाहते हैं। और अब आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रही हूँ। इस पूरी कविता को पढ़ने और समझने के बाद अब आपके लिए मातृभूमि का क्या मतलब है, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।